इसकी प्रॉब्लम भी ह्यूमन है। और अगर धरती को खतरा है तो केवल ह्यूमन बीइंग को नहीं है, धरती पे रहने वाले सब लोगों को है। नेचर का अपना एक बैलेंस का सिस्टम है। ये 2022 स्टॉकहोम 50 का ईयर है। 1972 में पहली बार दुनिया ने स्टॉकहोम में आकर के ये चिंता करी थी कि जिस प्रकार की औद्योगिक क्रांति से मनुष्य निकला है और उससे जो कार्बन एमिशन हो रहा है, उससे धरती का तापमान बढ़ने वाला है। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने हिस्टोरिकली अपने यहाँ कार्बन एमिशन करके जो धरती का टेम्परेचर पिछले लाखों सालों में नहीं बढ़ा, उतना अकेला पिछले 100 वर्ष में बढ़ा है। और जितनी भी जलवायु की चुनौतियां हैं, ये उस तापमान बढ़ने के कारण है। वैज्ञानिकों का आईपीसीसी की रिपोर्ट का अध्ययन ये बताता है कि चाहे गर्म हवा हो, चाहे अधिक बारिश हो, चाहे ग्लेशियर का पिघलना हो, ये सब उसका इम्पैक्ट है। लेकिन ये इम्पैक्ट इतना ही नहीं है। इसके साथ साथ जो शुरू में फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड और डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। और तीसरा जो विषय है, जो हमारा फ्लोरा और फौना है, जो बायोडायवर्सिटी है, उसका भी जो सस्टेनेबल कंजम्पशन होना चाहिए, उसको भी जो थ्रेट है, उसके कारण भी एक इम्बैलेंस होने का खतरा है। और इसलिए समस्या ग्लोबल है और इसका समाधान भी वहीं से संभव है। क्योंकि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिन्होंने इस औद्योगिक क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई है, उन्होंने सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकली एमिशन किया है। और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसके लिए कंपनसेट करें। और अगर हमें दुनिया में नई रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पे आना है, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के 2 बड़े प्रिंसिपल हैं, पहला क्लाइमेट जस्टिस और दूसरा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। तो हर आदमी को डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए एनर्जी का पाने का अधिकार हो। और एनर्जी अब दुनिया में रिन्यूएबल पे जितना हम जाएंगे, उतना ही दुनिया को गर्म होने से बचा सकेंगे। और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए। उसके साथ ही साथ जो डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है और बायोडायवर्सिटी की थ्रेट को भी बचाया जाए। भारत सरकार ने जो नेशनल स्तर पर जो क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया है, उसको केवल विभिन्न मंत्रालय लागू नहीं करते, राज्य सरकारें भी लागू करती हैं। हर स्टेट का भी अपना एक एक्शन प्लान होता है। और इसलिए भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो अपने NDCs, जिसको नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने पेरिस में जो अपने NDC घोषित किए, उसको प्राप्त भी किया। हमने कहा कि हम रिन्यूएबल के सेक्टर में 175 गीगावाट का उत्पादन करेंगे। हमने 9 वर्ष पहले उस लक्ष्य को प्राप्त किया। हमने कहा कि हम 30 से 33% कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे, उसको हमने प्राप्त किया। और एनहेंस NDC अभी सबमिट करने वाले देशों में दुनिया में 30 ही देशों ने सबमिट किया, उसमें से भारत एक है। उसके साथ ही साथ पिछली बार ग्लासगो में जब ये कहा गया था कि दुनिया के सब देश इस प्रोसेस में कब नेट जीरो पे आएंगे, उसका डिक्लेरेशन करें, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने भारत को 2070 तक नेट जीरो घोषित करने का लक्ष्य किया। फिर ये कहा कि आपने नेट जीरो घोषित करा है, तो आपका लो कार्बन एमिशन प्रोग्राम क्या है, उसको भी चॉकआउट करें। वो भी हमने COP27 में किया। और केवल 60 देशों ने, 192 में केवल 60 देशों ने ही ये सबमिट किया, भारत उसमें से एक है। लेकिन आने वाले समय में जो 3 बड़े विषय हैं कि अब केवल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी।
और आज ISA में दुनिया के 100 से ज़्यादा सदस्य और उसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही है। ये प्रधानमंत्री जी का विज़न का सबसे बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है, जिसको दुनिया के सब लोग मानते हैं कि फ्यूचर इस सोलर में है। दूसरा, जितना भी जलवायु के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को जो खतरा है, उसके लिए भारत ने CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम बनाया। आज दुनिया के 40 से ज़्यादा देश उसके सदस्य बने हैं कि फ्यूचरिस्टिक हमको क्लाइमेट रेजिस्टेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा करना होगा। और तीसरा, जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज हैं, जो सेक्टोरियल ऐसे क्षेत्र हैं जैसे स्टील सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एल्यूमिनियम सेक्टर है, जहां पर सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, उन हार्ड टू अबेट सेक्टर को हम ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ कैसे लेकर के जाएं। स्वीडन के साथ भारत का ये क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बना है। लेकिन उसके साथ ही साथ इस पूरे प्रोग्राम में एक तो डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने वादे को कभी पूरा नहीं किया, लेकिन इस सारे खतरे में सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, उनके लिए लॉस एंड डैमेजेस की व्यवस्था होनी चाहिए। और COP27 में भारत के प्रयासों के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, लॉस एंड डैमेज फंड पे सहमति बनी। और उसके साथ ही साथ पिछले 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल कॉल दिया था और पिछले 19 अक्टूबर को गुजरात में के एकता नगर में UN जनरल सेक्रेटरी के आगे उन्होंने मिशन लाइफ को दिया था कि अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए पर्सनल कंट्रीब्यूशन के लिए हमको माइंडफुल कंजम्पशन की ओर जाना चाहिए, ना कि माइंडलेस यूटिलाइजेशन की ओर। और इस बार COP27 में जो फाइनल नोट आया, उसमें भी उसको एज ए प्रिंसिपल ही माना कि हमको माइंडफुल कंजम्पशन की ओर जाकर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। ये भारत का योगदान रहा और इसी तरीके से हम ये जो आपने एक सबसे बड़ा क्षेत्र जो वल्नरेबल क्षेत्र है, उसको बचाने का काम भी कर सकते हैं।